Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series session. So guys, आज से हम लोग जो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज, जहां पे हम लोग जो है वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं फॉर दिस रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके पेरिफेरल टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इन द सेम सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द रेलेवेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स। और ये जो एमसीक्यूज रहेंगे दीज विल बी इन अ एग्जाम लाइक पैटर्न। जैसे अभी करंट ट्रेंड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, उसी ट्रेंड के ऊपर जो है ये एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो गाइस, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज के अंदर। सो आप लोगों ने हमारे साथ इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जो है बने रहना है। और आज के सेशन की अगर बात की जाए तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे विद द रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए एडुटैप के द्वारा ई बुक जो है वो लॉन्च की गई है। अभी इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइस यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल डेफिनेटली ऐड मेनी पॉइंट्स टू योर प्रिपरेशन गाइस। ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। सो गाइस आज सबसे पहले हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो समझते हैं कि भाई बैंक होते क्या है और ये बैंक्स काम कैसे करते हैं। तो देखिए गाइस, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स रहते हैं, इन हाउस होल्ड्स के द्वारा अपना जो सरप्लस फंड रहता है उस सरप्लस फंड को डिपॉजिट किया जाता है विद द बैंक्स। अब बैंक्स बदले में इन हाउस होल्ड्स को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अब फर्दर बैंक्स के द्वारा ये जो फंड इन हाउस होल्ड्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया, इस फंड को आगे लेंड कर दिया जाएगा टू द बिजनेस फर्म और टू द गवर्नमेंट। अब ये जो बिजनेस फर्म या फिर गवर्नमेंट है, इन एंटिटीज के द्वारा जब इस बोरोड अमाउंट को रीपे किया जाएगा बैंक्स को, तो ये भी कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करेंगे टू द बैंक्स। अब यही वो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन ये जो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी के थ्रू बैंक अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है गाइस। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक सिनेरियो को समझ लिया। दूसरा, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो बैंक्स हैं वो एक्चुअल में हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को प्रोस्पेर करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि बैंक्स के द्वारा ये जो फंड लैंड किया जा रहा है बिजनेस फर्म या फिर गवर्नमेंट को, इन बिजनेस फर्म्स या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इस फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फिर सर्विसेज डेवलप करने के अंदर, विच आर अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। और अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो उससे हमारी इकोनॉमी भी प्रॉस्पेर हो रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भी बैंक्स आर एडिंग द फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बैंक्स आर ऑल्सो हेल्प इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये हम लोगों ने बैंक्स की बेसिक फंक्शनलिटी को समझा और ये बात की कि भाई किस तरह से बैंक जो है वो एक इकोनॉमी को प्रॉस्पेर करने में हेल्प करते हैं गाइस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल बैंकिंग के बारे में, विच इज आवर कंपोनेंट इटसेल्फ। सो रिटेल बैंकिंग क्या हो जाती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है कि जब भी बैंकिंग की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो ऑफर किए जाएंगे टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रिटेल बैंकिंग बोल देंगे गाइस। अब यहाँ पे बैंकिंग के क्या कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस सबसे पहले करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, मॉर्टगेजेस, पैरा बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स गाइस। अब देखिए, करंट अकाउंट और ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये हमारे पार्ट बन जाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स का भी, डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बन जाते हैं हमारे, विच आर एक्चुअली अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक। एक बैंक के लिए क्या होती है? ये लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि बैंक्स को जो है वो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो है वो क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कस्टमर्स को। इसी तरह से जो हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक। वाई? बिकॉज फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, कस्टमर को भी। बैंक के एंड से कस्टमर को जो है पे किया जाता है, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक साइड। तो इसलिए दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट। और ये हमारे पार्ट बनते हैं एक्चुअल में टाइम डिपॉजिट्स का भी। जैसे हम लोगों ने करंट और सेविंग्स अकाउंट की बात की, इनको डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बताया। क्यों बताया? क्योंकि ऑन डिमांड जो है फंड को विड्रॉ किया जा सकता है करंट और सेविंग्स अकाउंट से। अब फिक्स डिपॉजिट्स आर दी पार्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट भाई। वाई टाइम डिपॉजिट? बिकॉज यहाँ पे जब भी फंड्स को डिपॉजिट किया जाएगा तो एक फिक्स टाइम, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जो है फंड्स को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लोन्स। अब लोन्स की अगर हम लोग बात करें तो लोन्स आर दी पार्ट ऑफ एसेट प्रोडक्ट फॉर अ बैंक।
क्यों ये एसेट हो जाते हैं एक बैंक के लिए? क्योंकि जब भी बैंक्स के द्वारा जब लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, अब जब कस्टमर इन लोन्स को रीपे करता है तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो कस्टमर है वो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक को पे करता है, बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ इनकम फॉर अ बैंक विद द हेल्प ऑफ लोन्स। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रिटेल एसेट प्रोडक्ट का पार्ट माना जाता है। आगे डिटेल में हम लोग जो इन पर्टिकुलर सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉर्टगेजेस। अब मॉर्टगेजेस जो ये टर्म है ये स्पेशली यूज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द होम लोन गाइस, क्योंकि लोन भी अलग अलग तरह के रहते हैं, हम लोगों को पता है कि भाई पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन। तो ये जो मॉर्टगेज टर्म है ये यूज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू होम लोन। जब भी एक घर को बनाने के लिए आप लोग लोन ले रहे हैं और उसी घर को एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रख दे रहे हैं, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है? मॉर्टगेज बोल देते हैं। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग जो ये समझिए कि मॉर्टगेजेस जो टर्म है ये यूज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द होम लोन गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखिए गाइस, पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज का पार्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनके थ्रू एक बैंक को जो है वो फी बेस्ड इनकम अर्न होती है। दूसरा, बैंक डायरेक्टली रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है जब भी इन पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो ये हमारे एग्जांपल बन जाते हैं पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स के गाइस। आफ्टर दैट डिजिटल बैंकिंग। अब गाइस देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई बैंकिंग की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो डिजिटल मीन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो ये सारे हमारे पार्ट बन जाते हैं डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स की। तो गाइस देखिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि भाई दीज आर दी टारगेटेड कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अब ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं दोज आर लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब क्या है इसका कि भाई हम लोगों को जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं गाइस। वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या के अंदर हम लोगों को जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज टिकट साइज इज स्मॉल। अब टिकट साइज का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के अंदर जो भी लोन लिया जाएगा या फिर जो भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट किए जाएंगे उनका क्वांटम बहुत कम रहेगा। क्वांटम का मतलब क्या है कि स्मॉल अमाउंट के लोन जो है वो लिए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा और स्मॉल ही अमाउंट का जो फंड है वो डिपॉजिट किए जाते हैं इन द डिपॉजिट प्रोडक्ट्स गाइस। सो ये हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग की एक बेसिक इंट्रोडक्शन ली कि भाई रिटेल बैंकिंग होती क्या है, किसको हम लोग रिटेल बैंकिंग बोलते हैं गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए गाइस, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स रहते हैं, हु आर द टारगेटेड कस्टमर्स? सो इंडिविजुअल कस्टमर्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द टारगेटेड कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। आफ्टर दैट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, अभी मैंने बताया कि भाई वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। आफ्टर दैट मेनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर टू द कस्टमर्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टारगेटेड कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप लोग जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको फिजिकल चैनल जैसे ब्रांचेस के थ्रू भी अवेल कर सकते हैं और ऑनलाइन मीडियम डिजिटल मीन्स के थ्रू भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल किया जाता है, जिनको हम लोग वर्चुअल सर्विसेज बोल देते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्मॉल और जो मीडियम बिजनेसेस हैं ये भी हमारे टारगेट कस्टमर हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग गाइस। तो ये हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की टर्म्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। ठीक है, तो सबसे पहली जो की टर्म है दैट इज मास रिटेल बैंकिंग भी। अब मास रिटेल बैंकिंग नाम से ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि भाई मास नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैटर किया जा रहा होगा मास रिटेल बैंकिंग के अंदर। सो इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द मासेस गाइस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रहते हैं वो हम लोगों को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो राम नाम के कस्टमर है, राम नाम के जो कस्टमर है इनको अगर हम लोग जो है वो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसी तरह से अगर कोई श्याम नाम के कस्टमर है उनको भी फिर हम लोग सेविंग अकाउंट के ऊपर 5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। और अगर एन नंबर ऑफ कस्टमर है तो सभी को हम लोग जो है वो सेविंग अकाउंट के ऊपर 5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। मतलब सेम स्टैंडर्ड सेम प्रोटोकॉल्स का यूज करके जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन किया जाता है। और चाहे वो हमारे यहाँ पे लो इनकम कस्टमर्स हो चाहे मीडियम इनकम कस्टमर्स हो, सभी तरह के कस्टमर्स को जो है सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो डिलीवर
किया जाता है जब भी हम लोग मास रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज क्लास रिटेल बैंकिंग। अब क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स रहते हैं दोज आर हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स, जिनके पास एक अच्छा खासा जो है वो सरप्लस वेल्थ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो दोज आर द टारगेटेड कस्टमर्स भी। इसके अलावा यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऑफर करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर है जिन ए नाम से है, ठीक है, अब इनके पास जो एक अच्छी खासी सरप्लस वेल्थ पड़ी हुई है, अब इनको जो है डेबिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है बैंक के द्वारा। तो जब इनको डेबिट कार्ड ऑफर किया जाएगा तो इस डेबिट कार्ड के ऊपर इस इंडिविजुअल का जो है वो नेम, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ एनिवर्सरी, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस समटाइम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस इंडिविजुअल की पिक्चर भी हम लोगों को एम्बोस होती हुई देखने के लिए मिलती है। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोग जो हमारे हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स हैं उनको वैल्यूएबल फील करवाने की कोशिश करते हैं और उनको जो है वो उनकी नीड के पर्टिकुलर जो उनकी नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वही उनको जो है वो ऑफर किए जाते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स उनको ऑफर किए जाते हैं। सो दीज आर दी स्पेसिफिकेशन फॉर क्लास रिटेल बैंकिंग गाइस। आई होप ये दोनों टर्म्स अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स इन रिटेल बैंकिंग के अंदर। तो भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, रिस्क इज स्प्रेड। रिस्क स्प्रेड होने का मतलब क्या है कि देखिए हम लोगों ने बात की कि भाई हम लोगों को वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो अब अलग अलग तरह के जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अवेल किए होंगे। जैसे अगर हम लोग लोन्स की ही बात करें तो किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है। अब सारे के सारे कस्टमर एक ही टाइम के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएं इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं अभी, तो क्योंकि सारे के सारे कस्टमर एक टाइम के ऊपर डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई रिस्क इज स्प्रेड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग गाइस। नेक्स्ट इज गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग इज देयर। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस सेलिंग होता क्या है। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर की प्रेजेंट नीड को देखते हुए हम लोग उसकी फ्यूचर नीड को भी असेस कर लेंगे और उसको फ्यूचर नीड की जो उसकी फ्यूचर नीड है उसको केटर करने वाला प्रोडक्ट और सर्विसेज भी ऑफर कर दिए जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। अब देखिए क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारे पास जो है वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो जिस वजह से हम लोग जो है उन वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स को मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं भी। सो इट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। नेक्स्ट इज वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर। अब वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड का मतलब क्या है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई टिकट साइज इज स्मॉल। टिकट साइज स्मॉल होने का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो लोन्स रहते हैं या फिर जो हमारे डिपॉजिट्स रहते हैं वो स्मॉल अमाउंट के रहते हैं। अब लोन्स चाहे स्मॉल अमाउंट के हों चाहे ज़्यादा अमाउंट के हों, उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हम लोगों को हाई देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक्स जो है वो चार्ज करते हैं इन केस ऑफ लोन्स, और डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के केस में हम लोग जानते हैं कि भी जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो इन कंपैरिजन टू लोन्स वो लो रहता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि करंट अकाउंट के केस में तो कोई भी इंटरेस्ट दिया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ सेविंग अकाउंट के केस में दिया जा रहा है, वो भी एक बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। बट लोन के थ्रू जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज कर रहे हैं। सो देयर इज वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड विच अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रॉफिट फॉर अ बैंक गाइस। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज मास कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखिए जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को, तो वहां पे कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब उस डेटा का यूज करते हैं हम लोग एनालाइज करने के लिए कि भाई कौन से कस्टमर को किस तरह की जो है नीड अराइज हो रही है, और उस पर्टिकुलर नीड को कैटर करने वाला प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको ऑफर कर दिया जाएगा, जिससे कस्टमर अल्टीमेटली सेटिस्फाइड फील करेगा और रिटेल बैंकिंग के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर बैंक है वो भी ग्रो करेगा यहाँ से गाइस, ठीक है। सो मास कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास होता है जिससे हम लोग बेटर वे के अंदर जो कस्टमर्स की नीड को एनालाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल देन द लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब देखिए जो हमारा कॉर्पोरेट बैंकिंग रहता है वहां पे जो अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो बूम फेज में चल रही है, तो वहां पे जो कस्टमर्स रहते हैं, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स रहते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके लिए उनको ज्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट रिटेल बैंकिंग के अंदर क्योंकि हमारे स्मॉल जो वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट्स किए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट के लोन लिए जाते हैं, बट उनमें भी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने के लिए मिलती है। मतलब मार्केट चाहे बूम फेज में जाए चाहे रिसेशन फेज में जाए, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर वो लगभग मोर और लेस सेम ही अमाउंट ऑफ क्रेडिट की डिमांड करते हैं गाइस। सो इसीलिए लेस वॉलेटिलिटी है, जिससे एक बैंक को जो है वो एक बैंक के लिए एडवांटेजियस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर वो उनकी जो क्रेडिट साइकिल है उसमें अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो बैंक को जो है वो
क्योंकि एट अ मोमेंट उतना अमाउंट ऑफ फंड को प्रोवाइड करना भी एक बैंक के लिए जो दिक्कत हो जाती है भाई। तो इसीलिए रिटेल बैंकिंग में ये एडवांटेज है कि भाई देयर इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल गाइस। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो कंस्ट्रेंट में सबसे पहला क्या है, मैनेजिंग द नंबर ऑफ लार्ज क्लाइंट्स। अब देखिए वॉल्यूम ड्रिवन क्लाइंट्स है वो हमारे लिए एडवांटेज है, बट अगर हम लोग देखें तो वही हमारे लिए कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करना, उनके डेटा को जो है वो एग्रीगेट करके रखना, उनके डेटा को एसेसेबल बनाना, ये हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है और उसको सिक्योर रखना गाइस। नेक्स्ट इज आईटी कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे हम लोगों को साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अब साइबर फ्रॉड एक्चुअल में हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट हो जाता है रिटेल बैंकिंग के अंदर, क्योंकि अगर कस्टमर के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो अल्टीमेटली बैंक विल बी द रिस्पॉन्सिबल एंटिटी गाइस। नेक्स्ट इज बैंक रन ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटी। अब देखिए बैंक रन क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ए बी सी डी 4 कस्टमर्स हैं, इसी तरह से एन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, इनका एक बैंक के पास जो इन्होंने अपने फंड को डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है। अब सडनली मार्केट में स्पेकुलेशन होती है कि मार्केट में कोई डाउनफॉल आने वाला है, तो इन सभी कस्टमर्स को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये सारे कस्टमर इकट्ठे जा करके बैंक के पास खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें हमारा डिपॉजिट किया हुआ फंड वापस चाहिए। तो इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रन बोल देते हैं, क्योंकि अब बैंक्स के पास एट अ टाइम इतना फंड अवेलेबल नहीं होता कि सभी कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, उनके सभी डिपॉजिट किए हुए फंड को एकदम से वापस कर दें। तो इसीलिए दिस इज अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग गाइस। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोन्स हैं वो हम लोग जानते हैं कि लोन्स के थ्रू एक बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होती है। तो लोन्स आर एक्चुअली अ एसेट फॉर अ बैंक। एक बैंक के लिए जो एसेट हो जाते हैं लोन्स। तो जब इन लोन्स के थ्रू इनकम आना बंद हो जाएगी तो यही एसेट क्या हो जाएंगे, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे गाइस। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर ये बढ़ते जाएंगे तो बैंक्स को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो है वो ज्यादा अमाउंट जो है वो प्रोविजनिंग उसकी करनी पड़ेगी, ज्यादा फंड की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर ये जो एसेट है ये डिफॉल्ट करने लग जाएंगे या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज वाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज फियर्स कंपटीशन। अब गाइस देखिए प्राइवेट बैंक्स हों, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, आज की डेट में लगभग हर एक बैंक के द्वारा सेम सेट ऑफ कस्टमर को कैटर किया जा रहा है। सो अब क्योंकि हर एक जो बैंक है वो सेम सेट ऑफ कस्टमर को कैटर कर रहे हैं तो उनको एक ऑप्टिमम प्राइस के ऊपर राइट काइंड ऑफ नीड को एड्रेस करते हुए प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये भी एक क्या हो जाता है, कंस्ट्रेंट हो जाता है रिटेल बैंकिंग के अंदर गाइस। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ ब्रांच नेटवर्क। अब देखिए गाइस बैंक्स के द्वारा जब भी ब्रांचेस का एक नेटवर्क मेंटेन किया जाता है तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉस्ट बैंक्स को इंकर करनी पड़ती है। जैसे एक ब्रांच को सेटअप करने के लिए पहले तो रेंट के ऊपर स्पेस लेना पड़ेगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व विच इज अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग गाइस। क्योंकि वहां पे अगर कॉस्ट ज्यादा लगा देंगे तो अगर वहां से उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगी तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी भी। तो इसलिए इट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग गाइस। आफ्टर दैट नाउ there is a case study based question for you guys. So Safe Start Bank, a mid-sized bank with a strong regional presence, is reviewing its business strategy. Historically the bank has focused on corporate banking, serving large industrial houses. However the board has now identified a significant opportunity for growth in the retail segment. They plan to launch a new vertical, Safe Start Jan Sahyog, which is aimed at expanding their customer base and diversifying their revenue stream. The initial plan includes launching a suite of products including savings account, home loan, personal loan, auto loan and wealth management services. They also plan to invest in a robust mobile banking applications to complement their widespread branch network. तो अब ये सेफ स्टार्ट बैंक के रिगार्डिंग आप लोगों के सामने केस दिया हुआ है। अब based on the characteristic of retail banking, which of the following would be least likely strategic focus for the Safe Start Jan Sahyog vertical to align with the core retail banking principles? So your options are designing a mass marketed pre-approved personal loan product to target the bank's existing large base of salaried account holders. Option B क्या बोल रहा है, creating a dedicated relationship manager team to provide highly customized and complex structured finance solution for a select few large corporate clients. Option C क्या बोल रहा है, launching a digital KYC driven standardized saving account that can be opened instantly online by a vast number of individual customers. Option D क्या बोल रहा है, developing a bundled SME सुविधा package offering current account, working capital loan and payment solution specifically for small and medium sized businesses. So अब इनमें से कौन सी वो स्ट्रेटेजी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है which will be
अ पार्ट ऑफ लीस्ट फोकस, मतलब जिसके ऊपर सबसे कम फोकस किया जाएगा इस पर्टिकुलर जन सेफ स्टार्ट जन सहयोग वर्टिकल के द्वारा, टू अलाइन विद द कोर रिटेल बैंकिंग प्रिंसिपल। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर टीम टू प्रोवाइड अ हाईली कस्टमाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाइनेंस सॉल्यूशन। सो गाइस, क्योंकि हम लोग केस स्टडी के थ्रू देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये अब क्लास रिटेल बैंकिंग से मास रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जहां पे हम लोग जानते हैं कि भी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, ना कि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। सो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा बन जाएगा, विच विल बी ऑफ अ लीस्ट लाइकली स्ट्रेटेजिक फोकस फॉर दिस पर्टिकुलर सेफ स्टार्ट जन सहयोग वर्टिकल गाइस, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? अ बैंक लॉन्चेस अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद जीरो मिनिमम बैलेंस विच इज एडवर्टाइज्ड वाइडली फॉर ऑल सिटीजंस। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? द सेम बैंक हैज अ प्राइवेट बैंकिंग डिवीजन दैट ऑफर्स personalized portfolio management and estate planning services to clients with a net worth exceeding 5 crore rupees. So which of the following correctly categorizes these banking activities? Statement 1 is an example of class retail banking. Statement 2 is an example of mass retail banking. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मास रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 इज एन एग्जांपल ऑफ मास रिटेल बैंकिंग, स्टेटमेंट 2 इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बोथ आर एग्जांपल ऑफ क्लास रिटेल बैंकिंग भी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कि भाई देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वहां पे बोला जा रहा है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, नाम से ही समझ आ रहा है कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इस पर्टिकुलर BSBD अकाउंट के थ्रू, ठीक है, जहां पे जीरो मिनिमम बैलेंस रखा जाएगा और ये ऑल सिटीजन्स को कैटर करने का काम करेगा, मतलब यहाँ पे मास रिटेल बैंकिंग को यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। और सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके अंदर बोला जा रहा है पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां से हम लोगों को समझ आ रहा है कि भी क्लास रिटेल बैंकिंग के बारे में बात हो रही है गाइस, सो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज अ बैंक हैज अ लार्ज पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ होम लोन, ऑटो लोन एंड पर्सनल लोन्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न अ फ्यू कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कॉज significant losses in the corporate banking division. However, the retail banking division remains profitable. Which primary advantage of retail banking is demonstrated in this scenario? Your options are wide interest spread, mass collection of data, risk is spread, या फिर good scope for cross selling। तो हम लोगों ने characteristics को डिस्कस किया, उन्हीं में से ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है। What should be the right answer? The right answer will be option number C, risk is spread। क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बोला भी गया कि रिटेल बैंकिंग डिवीजन था वो प्रॉफिटेबल रहा, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है वो डिफॉल्ट कर गया, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने के लिए मिला था। इकोनॉमिक डाउनटर्न के बावजूद हम लोगों को जो है वो जो रिटेल बैंकिंग डिवीजन था वो क्यों प्रॉफिटेबल देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि वहां पे वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, सभी के सभी कस्टमर्स ने अलग अलग तरह के लोन ले रखे थे, तो सभी एक ही टाइम के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएंगे, इसके चांसेस कम है, तो इसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिस्क इज स्प्रेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिटेल बैंकिंग गाइस, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट अ रीजनल बैंक इज फेसिंग अ सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस, न्यूज ऑफ पोटेंशियल लॉसेज इन द बॉन्ड मार्केट हैज लेड टू a long queues of anxious depositors as the branches all trying to withdraw their savings at once. So which specific constraint of the retail banking is the bank experiencing most acutely here? Your options are fierce competition, IT complications, bank runs during uncertainty, cost of maintaining the branch network guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C। तो यहाँ पे जो बैंक रन की सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताई, उसी सिचुएशन को यहाँ पे जो है फ्रेम किया गया क्वेश्चन के थ्रू भी, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन गाइज। तो ये हम लोगों ने जो था वो आज के पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया और इसके जो भी रेलेवेंट MCQs बनते हैं उनको डिस्कस कर लिया गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर GIB एग्जामिनेशन गाइज, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा गाइज। अब इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो GIB कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो GIB के लिए सबसे पहले कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा। इस कंप्लीट मास्टर कोर्स के थ्रू आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर योर GIB एग्जामिनेशन। इसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स दैट इज IND-IFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों को जो है वो ये मास्टर कोर्स चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे क्लिक करते ही आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स की बात, जिसके थ्रू आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर पाएंगे। बट अगर आप लोग जो चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कम टाइम के अंदर हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग जो है वो
लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, लाइव क्रैश कोर्स एंड मास्टर कोर्स अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स गाइस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर GIB एग्जामिनेशन। सो गाइस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर के अंदर जो भी हमारे सेशन इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर कंडक्ट किए जाने वाले उन सभी सेशंस को आप लोगों ने अटेंड करना है गाइस, सो दैट आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रिपरेशन है वो हो पाए, एक होलिस्टिक वे के अंदर जो है आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।